नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में पिछले एक सप्ताह से सीजेआई बीआर गवई ट्रेंडिंग में चल रहे थे और मामला क्या था? खजुराहो के मंदिर में जहां पर भगवान की एक मूर्ति टूट गई थी और उसको लेकर जिस तरीके से याचिकाकर्ता की खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि मामला एएसआई के अंडर में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के हिसाब से जिस तरीके से फैसले देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब सुविधा के हिसाब से कैसे? संभल मस्जिद का जो मामला था उसमें एएसआई को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह सकते हम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने या हम कहें हमारी न्यायपालिका ने एक आदेश दिया कि वहां का सर्वे होना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता? अब इसको लेकर जितने भी जो हिंदू धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए संगठन थे वो सीजेआई के विरोध में खड़े हो गए और उसके बाद लगातार जो है वो ट्रोलिंग हो रही थी और सीजेआई बीआर गवई जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे थे। उसके बाद में दूसरा फैसला आया, वो आया, आपको पता ही होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। कर्नाटका में जिस तरीके से मैसूर में दशहरे का जो मेला लगता है उसका आयोजन होता है और उसका शुभारंभ या हम कहें कि उद्घाटन वो पहले नवरात्र से शुरू होता है, लेकिन जानबूझकर सरकार के द्वारा बानू मुश्ताक जो कि बुकर पुरस्कार विजेता है उनके द्वारा, जो कि एक मुस्लिम महिला है, उनके हाथों उद्घाटन करवाया गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार निशाने पर था। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की, जिसके एक सदस्य हैं संजीव साल्यान, तो संजीव साल्यान का एक वक्तव्य था एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पुरानी बात हो गई, और वो सम्मेलन था आर्थिक सम्मेलन 2025। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका को सीधे तौर से कटघरे में खड़ा कर दिया, और क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस पूरे वीडियो में हम उसी का जो है वो आकलन करने का एक प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि संजीव सान्याल ने क्या कहा। तो उनका पहला मानना जो ये था कि अगर 2047 के मिशन पर हमें काम करना है, तो 2047 का मिशन क्या है? विकसित भारत का सपना। तो हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या हमारी जो न्यायपालिका का सिस्टम है उसको ठीक करना जरूरी है। अब आप सोचिए कि हमारी देश की जो जीडीपी है, आर्थिक ग्रोथ है, उसका न्यायपालिका से क्या कनेक्शन है? इसके अलावा जिस तरीके से जापान का उदाहरण दिया गया, कोर्ट की मध्यस्थता की बात की, और मध्यस्थता की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट के ही द्वारा बनाया गया एक कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, जिसको हम 2015 भी कहते हैं, उसकी धारा 12(1) का जो है वो भी हवाला दिया। और क्या उसमें यह था कि ज्यादातर जो मामले हैं वो मध्यस्थता से निपटाने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो यहां पर सान्याल ने एक और उदाहरण दिया और वो था मुंबई कोर्ट का। तो इस तरीके से, और वो भी आप देखिए कि जजों की उपस्थिति में ही सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जहां पर लोग एक पीड़ित या हम कहें कि जो अपराधी होते हैं वो कटघरे में खड़े होते हैं, आज स्थिति ये हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय का विश्वास इतना कमजोर हो गया कि वो खुद कटघरे में खड़ा है। और आप सोचकर देखिए, अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना हो तो सबसे पहले अगर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो कहां पर करेंगे? वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट के बाहर। लेकिन लोग अभी इस बात से जो है वो दूर है। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम देखते हैं तो आप देखिए कि कैसे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस है उनकी मजाक बना दिया जाता है। और इस मजाक के लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है खुद सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या अपने सुधार के लिए, क्योंकि अब अगर हम इसके विश्लेषण पे जाते हैं कि संजीव सान्याल ने यह बात क्यों कही, तो सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुधार कब करेगा? सुप्रीम कोर्ट में
जब कोई मामला जाता है या हाईकोर्ट में, मैं कहता हूं कि न्यायपालिका में कोई मामला जाता है, तो उस न्यायपालिका की जिम्मेवारी है कि उसका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। अब इसके नुकसान और फायदे में अगर हम जाएं, तो एक पहले जब हम बात करते हैं, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर का समय हो, छत्रपति शिवाजी का समय हो, आप देखिए कि मुश्किल से कोई मुकदमा जो है वो एक दिन से ज्यादा चलता था, एक ही दिन में निपटा दिया जाता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट, जहां केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून या विधेयकों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना होगा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था की वजह से 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, आखिर उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और 5 करोड़ अगर आप देखते हो, तो अगर एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य है, तो आप सोच कर देखिए कि 20 करोड़ लोग जो है वो न्यायपालिका के चक्कर में या न्यायपालिका की वजह से तनावग्रस्त है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक गाइडलाइन, जिसका आपको पता होगा कि एक एक्स्ट्रा पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, संविधान का आर्टिकल 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी तरीके से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से एक कमेटी बनाकर गाइडलाइंस तैयार कर सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सुधार के लिए कोई गाइडलाइन तैयार नहीं कर सकता कि वो केंद्र सरकार को नोटिस करे, वो राज्य सरकार को, सब लोगों से जो है वो इस पे राय मशवरा करे और फिर एक मसौदा तैयार हो? तो फिर क्यों नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट? तो इसकी वजह अगर आप समझोगे, तो वजह यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, जब हम ये कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, इकोसिस्टम जो है वो हमारा है, तो ये जो इकोसिस्टम है ये तकलीफदेह है। और ये इकोसिस्टम कम्युनिस्टों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें जितने भी इससे संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उनको एक तरीके से लॉबिंग कर ली गई, उनको कैप्चर किया गया, लोगों को, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके ब्रेन वॉश किया गया और उस विचारधारा के तहत उनको तैयार किया गया। आगे जाकर वो या तो वकील बन गए या तो वो जज बने। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता से ग्रसित है। और इसका आप देखिए कैसे और क्यों, अगर हम इसको समझें तो आप देखिएगा, जब संजीव सान्याल ने यह कहा कि इसका जो है वो जीडीपी, तो जीडीपी में रुकावट है सर्वोच्च न्यायालय, या हम कहें कि न्यायपालिका। क्यों है? आज इस देश में कितने टेंडर पास होते होंगे, और हर एक टेंडर आपको पता होगा सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है कॉर्पोरेट एक्ट के तहत। और जब वो टेंडर पास होता है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, पौंड बनाना है, कुछ भी करना है इस देश में, इस देश के आर्थिक विकास के लिए, तो वो मामला जाता है न्यायालय में। और आजकल तो आपने देखा है कि अगर सरकार कोई विधेयक पारित भी कर दे, वो भी न्यायालय में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो केस खत्म होता है, उस टेंडर की जो कीमत है, मान लो अगर 100 करोड़ का टेंडर है, तो वो 10 साल 15 साल मुकदमा चलते चलते उसका फैसला आते आते उसकी जो कीमत है वो लगभग जो है वो 500 करोड़ 1000 करोड़ में बदल जाती है। और एक नहीं, आप सर्च करके देखें, ऐसे बहुत सारे मामले जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो और न्यायपालिका में सुधार की गुंजाइश कहां है? आप सोचकर देखिए, देश की न्यायपालिका और उस न्यायपालिका में गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियों का एक बड़ा ड्यूरेशन जो है वो तय किया जाता है। तो आप सोचकर देखिए, 140 करोड़ की आबादी में उस टाइम ड्यूरेशन में कितने मुकदमे होते होंगे, और फिर एक के बाद जो है वो एक पेंडिंग चले जाते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्कूल और कॉलेज की तरह चलेगा, जहां पर जो है वो छुट्टियों का प्रावधान होता है, या फिर अपनी तरीके से एक ऐसा पैनल तैयार करे कि उसको जो है, जैसे आपने देखा होगा फौज में किस तरीके से छुट्टियां दी जाती है, सबको एक साथ नहीं देकर सबका जो है वो एक समय निर्धारित कर दिया जाता है और उस हिसाब से बैलेंस किया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको बैलेंस नहीं कर सकता? करने को बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ड जो है वो बड़ा प्रचलित है, माय लॉर्ड। और संजीव सान्याल ने तो इसके लिए भी कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्टिस जो है वो अपने आप को भगवान के बराबर समझने लग जाता है, और उसको लगता है
कि उसके बराबरी का इस देश में कोई नहीं है, और अगर किसी ने उसके ऊपर अंगुली उठाई तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएगा और सीधा जेल में डाल देगा। अब लोग इससे डरते हुए जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस देश में भगवान को गाली दे सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस को गाली नहीं दे सकते। और ऐसा करोगे तो आपका क्या हाल होगा वो आपको भी पता है। इसके अलावा आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कितने जज होंगे। मुझे लगता है 50 से भी कम, आई थिंक 34 के आसपास। और आप उस प्रक्रिया में एक चीज देखिए कि जबरदस्ती जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज थोपी जाती है। क्या बहस जो है वो हिंदी भाषा में नहीं हो सकती? जबकि 140 करोड़ में जो ज्यादातर जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उनको इंग्लिश बोलने के लिए बोलता है सभी को, जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन 34 जज वो हिंदी नहीं सीख सकते जो इस देश की मातृभाषा है। यह है सुप्रीम कोर्ट का रवैया। और अगर आप इसका डीपली अध्ययन करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलने को या देखने को मिल जाएगी। जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी की प्रथा की बात करते हैं कि हमें गुलामी की जो प्रथा है उससे बाहर निकलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्यों नहीं निकालता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह डर लगता है कि अगर वो गुलामी की प्रथा से बाहर निकले तो फिर उनको जो भगवान बनने वाली जो प्रक्रिया है उसके ऊपर लोगों को या वो कमजोर हो जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे। कैसे? गुलामी की प्रथा में आपने देखा, जब हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी एक बार जो है वो आपने सुना होगा कि रामदेव के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर एक केस किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि बाबा रामदेव शुगर को लेकर जो है वो इलाज का दावा करते हैं, वो पथरी को लेकर, किडनी स्टोन को लेकर इलाज का दावा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सर्वोच्च न्यायालय बाबा रामदेव पर जुर्माना भी लगाता है और फटकार भी लगाता है, और यह भी कहता है कि आप ऐसे दावे नहीं कर सकते। अब इसकी जड़ कहां है? अगर आप इसको ढूंढोगे तो वो गुलामी की प्रथा में, जिस तरीके से इसके लिए 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट में कुछ ऐसी बीमारियों का निर्धारण किया गया जो वास्तविकता में उनका इलाज संभव था आयुर्वेद में, और अगर आप बात करोगे तो नेचुरोपैथ में। आप शुगर की बात कर लीजिए, अगर किसी के मोटापा है, अगर उसको शुगर है, या तो मैं तो कहूंगा कि सारी बीमारियों की जड़ ही मोटापा है, तो रामदेव क्या करता है? रामदेव यही तो कहता है कि आप योगा करिए, आप दौड़ धूप करिए, अपना वजन कंट्रोल करिए, और अगर आप शुगर के पेशेंट हो और आप ऐसा करते हो तो शुगर आपकी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। करेले का जूस पीजिए। लेकिन चूंकि एलोपैथिक दवाइयां, और एलोपैथिक दवाइयों का इतिहास है, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो आपने देखा होगा हमारे घर में भी जितने भी जो बड़े बुजुर्ग है या बड़े लोग हैं जिनके कोई बीमारी है, चाहे वो बीपी की है, चाहे वो शुगर की है या किसी भी चीज की, तो उनके सिरहाने के ऊपर आपने देखा होगा तकिए के पास जो है वो एक पॉलीथीन का बैग होता है और उसमें दवाइयां भरी होती है। तो एलोपैथिक से फिर ठीक क्यों नहीं होते? जब व्यक्ति की मौत होती है उसी दिन जो है वो बीमारी हटती है। तो उन लोगों को, क्योंकि उनकी एलोपैथी की जो चिकित्सा थी अंग्रेजों की, वो हमारी जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति थी, इसके अलावा नेचुरोपैथ या यूनानी जो पद्धति थी, उससे बहुत पीछे थी। तो उसको आगे लाने के लिए जबरदस्ती ये कानून बनाया गया, जिसको 1947 के बाद आज हम 70 साल तक भी उसको ढो रहे हैं। तो यह है गुलामी की प्रथा। और जब हम न्यायालय की व्यवस्था में देखते हैं तो न्यायालय में आपने देखा जिस तरीके से गर्मियों में भी ये जो है वो काले कपड़े को पहन के जो है बैठे होते हैं, एक दगला जो है वो पहन के। क्या जरूरत है? क्या इसको बदलाव नहीं किया जा सकता? क्या ड्रेस कोड चेंज नहीं किया जा सकता? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जब जनता की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को सरकार अब समझने लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हम कहें कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो उसको समझना ही नहीं चाहती कि इस देश की जनता को क्या चाहिए। इस देश की जनता को इस वक्त अगर आप देखोगे तो सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था की बात तो की जाती है, लेकिन क्या सबको एक समान न्याय मिलता है? तो इस वक्त कोर्ट सिर्फ और सिर्फ
अमीर लोगों के लिए एक तरीके से जो है वो बिजनेस का, एक व्यवसाय का कारण बन गया। कैसे बना? आप देखिए, एक कॉरपोरेट व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति है, अगर उसके पास पैसा है, लॉबिंग होती है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जो है वो उनके वकील होते हैं, और उनके लिए रात को 12 बजे 9 बजे भी सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है जमानत देने के लिए। तो क्या आम आदमी के लिए यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की है? और अगर नहीं की तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह दावा कर सकता है कि सबको जो है वो एक समान न्याय इस न्यायपालिका में दिया जाता है? और फिर अगर आप देखिए तो इस देश में एक और बीमारी, जो सबसे बड़ी बीमारी हुई, वो बीमारी यह है कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज समझ में आती है कि सत्य बोलो, झूठ जो है वो अपराध है। लेकिन आज कितने झूठे मुकदमे चल रहे हैं, कितने झूठे गवाह जो है वो तैयार किए जाते हैं। क्यों तैयार किए जाते हैं? क्योंकि इनके लिए कोई कठोर सजा का प्रावधान ही नहीं है, और इस वजह से ये लोग जो है वो कानून की इन कमियों का फायदा उठाते हैं। और कानून है कि वो आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि उसकी आंखों पर काली पट्टी है, वो उसको खोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिएगा, जब मैं ये कह रहा हूं एक समान न्याय, तो उसके पीछे का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? इस देश में कोई आतंकवादी मरता है, कोई नक्सलवादी मरता है, या फिर कोई राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एनकाउंटर में मारा जाता है, तो मानवाधिकार के मामले में कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, और कई बार पुलिस की जो व्यवस्था है उसको ही कटघरे में खड़ा कर देता है। अब मैं ये पुलिस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि पुलिस भी कई बार जो है वो गलत तरीके से एनकाउंटर करती है। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि आखिर जब अफजल गुरु की, याकूब मेमन की, इन लोगों की जो 1993 के बम ब्लास्ट में, भारतीय संसद पर हमले में, या फिर भारत के सेना के जवानों की हत्या करने में शामिल हो, और साफ तौर से जो है वो उसी प्रक्रिया में पकड़ा गया हो, तो उसकी सुनवाई क्यों करती है? उनको सीधा जो है वो सजा क्यों नहीं दे देती, जबकि सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन मानवाधिकार का जो है वो एक हलफनामा दे दिया जाता है। तो ये तो मानवाधिकार नहीं, सीधे तौर पर दानवाधिकार है, क्योंकि मानवाधिकार किसके लिए होगा? जो अच्छे काम करता होगा। उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर मानवाधिकार जो है वो सामने आ जाता है। इसके अलावा जब हम धर्म की बात करते हैं तो इस देश में धर्म जो है वो समस्या नहीं है। धर्म जो है वो कन्वर्जन का एक माध्यम बन गया है, धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और धर्मांतरण पे न्यायिक व्यवस्था जो है वो चुपचाप मौन बैठी है, सिर्फ देखती रहती है। इससे पहले ही मैंने जो है पंजाब के ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखें। और इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई उसी के ऊपर बात की है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे जो है वो मामले आपको मिल जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट असफल नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहें कि अपनी मनमानी करता है, और इस देश को पीछे ढकेलने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था का है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को सुधार करना ही नहीं चाहती, और यही एक वजह है। अगर आप जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो आप देखिए लगभग 9 राज्य ऐसे हैं इस भारत में 28 में से जो अब पूर्णतः मुस्लिम राज्य होने की कगार पर है, और कुछ तो ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू नाम मात्र के रह गए। क्यों हुए? इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और डेटा अगर आप देखोगे तो 800 जिले लगभग जो है वो इस देश में है, जिसमें से 200 जिले जिसमें डेमोग्राफी चेंज हो गई। 6000 तहसीलें हैं, जिसमें से लगभग जो है वो 1500 के आसपास ऐसी तहसील है जिनकी डेमोग्राफी पूरे तरीके से चेंज हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कर क्या रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार ने, या फिर जो भी संगठन इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या उन लोगों का ही ठेका है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेवारी नहीं है? और अगर उन लोगों ने अपनी इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाना शुरू किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस हक के साथ जो है वो मानवाधिकार का हवाला देकर इन लोगों को दबा देता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको माय लॉर्ड कहना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि उनको आकर कोई माय लॉर्ड कहे। तो ये चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भारतीय जनता के, अगर आप इस हिसाब से देखते हो, नजरिए से देखते हो, तो इस देश की सबसे कमजोर कड़ी और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक किया जा सकता है वो कड़ी साबित हो रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही,
उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।